नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लासों से हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव भूगोल या भूगोल का विकास, जिसकी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में शाखाएं, इनका लगातार अध्ययन हम करते हुए आ रहे हैं। आगे लेसन नंबर 3 के अंदर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातों को पढ़ने जा रहे हैं। इसी लेसन की पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोत, साक्ष्य, जिनके आधार पर आज हम ये जानने में काबिल हो पाए हैं कि पृथ्वी अंदर से प्रत्यदार है। इसमें भिन्न भिन्न परतें हैं। इन परतों का निर्माण पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही विभेदन के साथ हुआ माना है। विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के कुछ खोज की हैं, कुछ अनुसंधान किए हैं और उन खोजों में उनको कुछ प्रमाण मिले हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम ये जानने में सक्षम हो पाए हैं कि पृथ्वी की जो रचना है या संरचना है वो परतदार है। और अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि 3 परतें पृथ्वी के अंतर्गत मानी हैं। पृथ्वी के रूप में हम ये बात करते हैं, ये हमारा ऊपरी भाग है और ये पृथ्वी का आंतरिक या केंद्र है। यहाँ तक या हम जिस स्थल पर रह रहे हैं, इससे अत्यधिक गहराई की ओर जाएंगे तो कहीं न कहीं पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग आएगा, इसका केंद्र आएगा। पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, इसके बारे में अनुमानों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पृथ्वी 6371 किमी ये पृथ्वी का अर्धव्यास है, त्रिज्या है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र इस भूपर्पटी से, इस स्थल से 6371 किमी है। ये विभिन्न साक्ष्यों और विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर ज्ञात हुआ है। यहाँ से यानी स्थल से लेकर के 6371 किलोमीटर तक की ये जो गहराई है, इसको 3 परतों में विभक्त किया है। सबसे ऊपरी जो परत है यह है भूपर्पटी। 0 से लेकर के 30 किमी की गहराई या मोटाई वाली जो परत है, इसको नाम दिया भूपर्पटी। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्रस्ट, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे दूसरी परत आ जाती है जिसको प्रावार या मेंटल कहते हैं। 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किमी की गहराई वाली परत को मेंटल या प्रावार कहते हैं। 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर के बीच वाली परत को क्रोड कहते हैं। क्रोड को भी संरचना में भिन्नता, घनत्व और तापमान जैसे भिन्नताओं के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। एक है बाह्य क्रोड, दूसरी आंतरिक क्रोड। 2900 से लेकर के 5150 किमी की गहराई बाह्य क्रोड के रूप में मानी गई है। 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर
की जो परत है उसे आंतरिक क्रोड़ के रूप में माना गया है। इस आधार पर, गहराई के आधार पर या मोटाई के आधार पर ये निम्न परतें रही हैं। इन परतों की अपनी अपनी विशेषता है। इनके मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसको सीमा क्षेत्र कहते हैं, ट्रांजैक्शन जोन कहते हैं, जिसमें दोनों परतों को अलग करने वाली सीमा होती है ये, और इस सीमा के अंतर्गत ऊपर और नीचे दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है। इस आधार पर एक ऑस्ट्रेलियाई विद्वान हैं स्वेस विद्वान ने ये परतदार संरचना की जानकारी दी है। इन परतों को स्वेस ने इन परतों में पाई जाने वाली खनिजों की विशेषता के आधार पर कुछ इनके नाम दूसरे भी निकाले हैं, अर्थात भूपर्पटी या क्रस्ट की जो गहराई है, ये गहराई है 0 से 30 किलोमीटर। ये औसत गहराई है, कहीं इससे अधिक भी है, कहीं इससे कम भी है। महासागरीय क्षेत्र जहाँ इसकी गहराई कम है या मोटाई कम है, जबकि महाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूपर्पटी या क्रस्ट की जो मोटाई है वो अधिक है। इस आधार पर क्रस्ट या भूपर्पटी की गहराई को औसतन 0 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच माना है। इस परत के अंतर्गत जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज हैं सिलिका, और एल्यूमिनियम। इस आधार पर दोनों खनिजों की प्रधानता के कारण इस परत का नाम सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al मिला करके इसका नाम निकाल दिया गया सियाल। इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की प्रधानता होने की वजह से इस परत को सियाल के नाम से जानते हैं। इस परत का जो औसत घनत्व है 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। दूसरी जो परत है प्रावार या मेंटल, इस परत की जो गहराई है 30 से 2900 किमी, 30 से लेकर के 2900 किमी की इसकी गहराई है। इसके अंतर्गत जो खनिज पाए जाते हैं, इन खनिजों के अंतर्गत सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन दो खनिजों की प्रधानता है इसके अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार से सिलिका का Si प्लस मैग्नीशियम का मैजी, इस आधार पर दोनों को जोड़ने पर नाम निकल जाता है इसका सीमा, क्योंकि इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम जैसे खनिजों की प्रधानता रही है।
इस परत का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। अर्थात गहराई की ओर घनत्व में वृद्धि होती जा रही है। तीसरी परत है क्रोड या कोर, जिसको 2 भागों में बांट दिया, बाह्य और आंतरिक। बाह्य ऊपरी है, इसकी गहराई 2900 से 5150 किमी। आंतरिक क्रोड की गहराई है 5150 से 6371 किमी। इन या क्रोड के अंतर्गत जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज हैं इनमें निकिल प्लस फेरस। निकिल का Ni, फेरस का Fe। इस आधार पर इसका नाम पड़ गया NiFe, नीफे, क्योंकि इसके अंतर्गत भारी खनिजों की प्रधानता है। इसका औसत घनत्व है जो बाह्य क्रोड का आता है 11 और आंतरिक क्रोड का पहुंच जाता है 13 ग्राम प्रति घन सेमी। क्योंकि घनत्व गहराई के अनुसार बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि गहराई की ओर जो खनिज हैं वो भारी होते चले जा रहे हैं, दबाव बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर गहराई की ओर भारी खनिज पाए जाते हैं या अधिक वजनी खनिज पाए जाते हैं। और ये प्रक्रिया, ये चीज़ हमने जब विभेदन का अध्ययन किया था, विभेदन की प्रक्रिया समझी थी कि घनत्व एवं भार के आधार पर खनिजों का विभिन्न परतों के रूप में संगठित होना। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब ये परतें जो बन रही थी, इन परतों के अंतर्गत भारी मात्रा या भारी वजनी खनिज जो हैं वो गहराई की परतों में चले गए, हल्के वाले ऊपरी परतों की ओर आ जाते हैं। भूपर्पटी और मेंटल, इनके बीच के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है दोनों के बीच, जिसे दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो दुर्बल अवस्था में पाई जाती हैं, भंगुर अवस्था में पाई जाती हैं। इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। जितने भी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा निकल करके धरातल पर आता है, वो लावा इस दुर्बलता मंडल से ही बाहर की ओर प्रवाहित होता है। इससे आधार पर ये कह सकते हैं कि ये एक द्रव अवस्था का रूप लिए हुए है। दुर्बलता मंडल है जो दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। ये 30 किलोमीटर से नीचे और लगभग 100 किलोमीटर वाला बीच का मध्यवर्ती मोटाई वाला क्षेत्र आता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं, जो भंगुर अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। जितने भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान लावा बाहर निकल कर के आता है वो दुर्बलता मंडल से ही बाहर आता है। जब यहाँ पर यहीं से लावा इस धरातल पर आकर के फैल जाता है
तो इसको हम लावा कहते हैं। लेकिन दुर्बलता मंडल में जिस जगह पर ये तरल पदार्थ पाया जाता है वहाँ रहता है, तब तक इसका नाम रहता है मैग्मा। तरल पदार्थ जो धरातल के आंतरिक भाग में जब तक रहता है उसको कहते हैं यहाँ पर मैग्मा के नाम से। और यही मैग्मा विभिन्न दरारों के द्वारा ऊपरी भाग पर प्रकट हो जाए, जमा हो जाए या आकर के, तो इसको बोलते हैं लावा, जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकल कर के धरातल पर पहुंचता है और विभिन्न प्रकार के भूस्थलों का निर्माण करता है। यही मैग्मा धरातल पर प्रकट न हो करके आंतरिक भागों में दरारों में या स्थलों पर भी जमा हो जाता है, तब भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, जिसको मैग्मा जनित आकृतियां कहते हैं या ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित आकृतियां कहते हैं या आंतरिक भूस्थैतिक आकृतियों के नाम से इनको जानते हैं। इस प्रकार से स्वेस महोदय के आधार पर पृथ्वी की जो परतदार संरचना है, जिसको निम्न 3 परतों में वर्गीकृत करते हुए निम्न विशेषताएं इनकी मानी हैं। इन्हीं परतों के बीच बीच के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने कई छोटी परतों की पहचान की है, खोज की है। उन परतों को भिन्न या निम्न नामों से जाना जाता है। जो परत भूपर्पटी और मेंटल के बीच में है, इस परत को कोनराड नामक व्यक्ति ने पहचाना था। इस आधार पर इसको कोनराड डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो मेंटल है, इस मेंटल को 2 भागों में बांटा है। इसके मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत एक और परत या सीमा पाई जाती है दोनों के बीच में, ऊपरी मेंटल और नीचे मेंटल, इनके बीच के अंतर्गत परत पाई जाती है, उसको कहते हैं मोहो या मोहरविक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस परत की पहचान मोहरविक नामक विद्वान ने की थी। इसके बाद में तीसरी परत आती है मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत। यहाँ पर इस परत को गुटेनबर्ग नामक विद्वान ने पहचाना था, इसलिए इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आती है आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड के बीच में एक और असंबद्धता पाई जाती है, जिसको खोजने वाले व्यक्ति हैं लहमैन, इसलिए इसको लहमैन असंबद्धता या लहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो इस आधार पर ये 3 परतें हैं और इन 3 परतों के मध्यवर्ती भाग, जहाँ पर दोनों ऊपरी और उससे नीचे वाली परतों की विशेषता का यहाँ से विभाजन होता है, इसके आधार पर इनको 4 असंबद्धता क्षेत्रों के रूप में जानते हैं और एक हो गया यहाँ का दुर्बलता मंडल। इस आधार पर 5 स्थल ये ऐसे बनते हैं जो परतों का विभाजन करते हैं। तो स्वेस महोदय के अनुसार बताई गई जो परतें हैं ये मुख्य हैं पृथ्वी के आंतरिक एवं परतदार संरचना के रूप में, जिनके अंदर भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड, जिसको कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से, और इनमें उपस्थित जो खनिज हैं उनकी बहुलता के आधार पर इनको सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन खनिजों की इनके अंतर्गत बहुलता पाई जाती है, इनकी गहराई और इनमें
गहराई के साथ बढ़ता हुआ घनत्व। घनत्व से तात्पर्य है कि हम 1 सेंटीमीटर या घन सेमी का एक चट्टान का टुकड़ा लेकर के उसका वजन निकालें और उस वजन के आधार पर उसका मापन करेंगे, तो इस परत से निकालते हैं तो 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का ग्राम वजन मिलेगा 2.7 से 3 ग्राम तक। प्रावार या मेंटल से 1 घन सेंटीमीटर का चट्टानी टुकड़ा लेते हैं तो उसका घनत्व बढ़कर के हो जाता है 5.5 ग्राम में, और क्रोड़ का घनत्व है जो बढ़कर के हो जाता 13 ग्राम प्रति घन सेमी। इसके आधार पर ये सारांश निकल रहा है कि गहराई के अनुसार चट्टानों का घनत्व बढ़ रहा है। अर्थात सीधे से रूप में हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है चट्टानों का वजन भी बढ़ रहा है। इस आधार पर हमने स्वेस के द्वारा बताई गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। इसके बाद में हम जो दूसरे विद्वान हैं वांडर डर ग्राफ्ट, उनके द्वारा भी पृथ्वी को किस तरीके से विभिन्न परतों में बांटा है इसका अध्ययन हम करेंगे अगले क्लास में।